ओके, तो आपने ओला का नाम सुना ही होगा, जो आजकल हमारी लाइफ के साथ इतना ज्यादा सिनोनिमस बन गया है कि जब भी हमको कोई टैक्सी या कैब सर्विस बुक करनी हो तो सीधा हाथ इनकी ऐप पे जाता है। काफी सारे लोगों को ये नहीं पता है कि इंडिया की पहली ऑनलाइन कैब सर्विस ओला ही थी। इसी कंपनी की वजह से आज इतना ज्यादा कंपटीशन हो गया है इस मार्केट में भी कि आज हम इतने सस्ते रेटों में पॉइंट ए टू पॉइंट भी जा पाते हैं विद इन द सिटी या फिर इंटर सिटी एज वेल। इस कंपनी ने लगभग 15 लाख जॉब्स क्रिएट करी है इंडिया के अंदर एंड 125 मिलियन यूजर्स ये अक्रॉस इंडिया लेके आए अपने प्लेटफॉर्म पर। लेकिन टाइटल से आपको पता चल चुका है कि इस वीडियो के अंदर हम ओला की मार्केट के अंदर करंट स्टेट यानी फेलिंग स्टेट के ऊपर बात करने वाले हैं। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हमको जानना यह जरूरी है कि ओला कहां से शुरू हुई एंड आज ओला बनी कैसे। लुधियाना में बॉर्न हुए ओला के ओनर भावेश अग्रवाल का एक सपना था कि वो हमेशा से ही एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बने। तो भावेश ने सबसे पहले स्टार्ट करी अपनी एक कंपनी olatrip.com, जिस वेबसाइट के थ्रू ये लोग हॉलिडे पैकेजेस ऑफर करते थे सस्ते रेटों पे। अब अपनी इस वेबसाइट एंड बिजनेस को चलाने के लिए भावेश को बैंगलोर से बांदीपुर नाम की जगह पे डेली अप डाउन ट्रैवल करना पड़ता था एंड इसके लिए ये लोग कैब रेंट करते थे। स्ट्रेट टू द पॉइंट, भावेश का ये वाला कैब एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा खराब रहता था। एक बार तो ड्राइवर ने गाड़ी रास्ते में ही रोक के भावेश से एक्स्ट्रा पैसे डिमांड करे सेम ट्रिप के लिए एंड जब ऑफकोर्स भावेश ने जब उसके लिए मना कर दिया तो ड्राइवर ने उनको बीच रास्ते में वहीं पे उतार दिया। अब ऑब्वियसली भावेश का ये एक्सपीरियंस काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग था एंड उनको रियलाइज हुआ कि यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इंडिया के कितने लाखों लोगों को सेम एक्सपीरियंस झेलना पड़ता होगा। तो यहीं से एक ट्रू एंटरप्रेन्योर की तरह से उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया एंड अपनी एग्जिस्टिंग olatrip.com के मॉडल को चेंज करके ओला कैब सर्विसेज यानी कैब सर्विस बुकिंग की मॉडल के ऊपर चेंज कर दिया। तो भावेश ने को फाउंडर अंकित भाटी के साथ मिलकर कुछ स्ट्रैटेजीज बनाई जिससे वो ओला कैब्स को और ज्यादा आगे ले जा पाए। अब भावेश के पेरेंट्स उनके इस वाले डिसीजन से बिल्कुल खुश नहीं थे। उनको बेसिकली लग रहा था कि एट द एंड भावेश सिर्फ एक ट्रैवल एजेंट बन के रह जाएंगे, बट उनको भी स्टार्टअप की असली वैल्यू समझ में आ गई जब ओला को अपनी फर्स्ट एवर इन्वेस्टमेंट मिली इन द फॉर्म ऑफ स्नैपडील को फाउंडर कुणाल बहल, रेहान यार खान और अनुपम मित्तल की फॉर्म में। ये तीनों इन्वेस्टर्स तभी समझ चुके थे कि ओला की असली पोटेंशियल क्या है, इंडिया में स्काई रॉकेट हो सकती है एंड इंडीड यही हुआ। फाइनली दिसंबर 2010 में ओला कैब्स लॉन्च हो गई बाय 2 IIT बॉम्बे ग्रेजुएट्स। इन्होंने अपनी खुद की गाड़ियों को खरीद के रेंट पे देने के बजाय ओनर्स एंड ड्राइवर्स के बीच में पार्टनरशिप कराई एंड इस पूरे सेटअप के अंदर अपना एक मॉडर्न टच ऐड कर दिया। ये मॉडर्न टच था आपके एक क्लिक से कैब को आपके दरवाजे तक लाके खड़ा कर देना। ओला ने कैब बुकिंग सर्विस को रेवोल्यूशनाइज करके रख दिया इंडिया के अंदर एंड यहाँ पे बहुत सारे इजी पेमेंट ऑप्शंस लेके आ गए। इवन बहुत सारी अलग अलग सर्विसेज जैसे ओला प्ले भी लॉन्च करी। ये बेसिकली टारगेटेड थी सारे पैसेंजर्स के ऊपर जिनको एंटरटेनमेंट का सोर्स चाहिए ड्यूरिंग देयर ट्रिप। इनका उस टाइम पे सिर्फ एक ही मोटिव था, ज्यादा से ज्यादा पैसेंजर्स को ओला कैब्स का टेस्ट चखाया जाए एंड उनका ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा स्मूथ बनाया जाए। आज की डेट में ओला नंबर ऑफ ऑप्शंस ऑफर करता है डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ पैसेंजर्स, कितनी बड़ी गाड़ी चाहिए, बजट एंड कन्वीनियंस। इवन करंट सिनेरियो में इतना आगे पहुंच गए हैं कि आजकल सेल्फ ड्राइविंग कार्स के ऊपर भी टेस्टिंग इन्होंने स्टार्ट कर दी। अब ये ओला का मेन बिजनेस इतना ज्यादा सक्सेसफुल हुआ कि इन्होंने सोचा चलो कुछ तूफानी करते हैं। इसी सोच के साथ ओला ने और भी काफी सारी वेंचर स्टार्ट करे, तो चलो फिर इनके ऊपर नजर डालते हैं। सबसे पहले है ओला इलेक्ट्रिक। ओला ने अपना पहला ईवी प्रोजेक्ट मई 2017 के अंदर स्टार्ट किया, जहां पे उन्होंने गवर्नमेंट के मल्टीपल एक्सपर्ट्स के साथ काम करके बहुत ही एक्सक्लूसिव ईवी टेक्नोलॉजी को इतना ज्यादा स्टडी किया, इतना ज्यादा डेवलप किया जिससे वो इंडियन यूजर्स को टारगेट एंड केटर कर पाए। फिर क्या था, इस कंपनी यानी ओला इलेक्ट्रिक को जुलाई 2019 में सॉफ्टबैंक की तरफ से $250 मिलियन की इन्वेस्टमेंट मिल गई। इस कंपनी का पहला प्रोडक्ट था ओला का इलेक्ट्रिक स्कूटर। इस प्रोडक्ट को प्री बुकिंग के फेज में इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला कि हेडलाइंस बन गई सारे देश के न्यूज़पेपर्स में कि ओला ने सिर्फ 2 मिनट के अंदर 1100 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। क्या फर्क पड़ता है 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर, ओला की गाड़ी चल पड़ी थी। एक और इंटरेस्टिंग वेंचर है इनका इलेक्ट्रिक कार्स। कंपनी यहीं पे नहीं रुकी है, इसी साल जुलाई के अंदर इन्होंने ये भी अनाउंस किया कि ओला कार्स के ऊपर ये लोग काम कर रहे हैं एंड रिपोर्टेडली नेक्स्ट 2 से 3 साल के अंदर वो इंडियन रोड पे लॉन्च कर दी जाएंगी। इनके सीईओ भावेश की माने तो ओला की जो ईवी कार होगी वो इंडिया की सबसे ज्यादा मॉडर्न एंड स्पोर्टी कार होगी। अब कितना सच है कितना झूठ ये तो हमको आगे टाइम ही बताएगा। अब इतना सब सुनने के बाद आपको प्रोबेबली ये लग रहा होगा कि इतनी अच्छी कंपनी चल तो रही है, ग्रोथ हो रही है, तो यहाँ पे फेलियर की बात कहां से आ गई। यहीं से कहानी में ट्विस्ट है मेरे दोस्त। अगर आप आज की डेट में अपने ओला की ऐप के ऊपर एक कैब बुक करने का ट्राई करोगे तो आप 2 चीजें नोट करोगे। सबसे पहले जो वेट टाइम है कैब को आपके घर तक या आपकी लोकेशन तक आने का, वो इंक्रीज हो चुका है जो कुछ टाइम पहले तक होता था। पहले आता था 2 मिनट, अब आता है कम से कम 10 से 15 मिनट। एंड दूसरी चीज है प्राइसेस, ये पहले के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। अब दोनों ही फैक्टर्स ऐसे हैं कि डेफिनेटली आपकी लोकेशन टू लोकेशन पे डिपेंड कर सकते
सकते हैं, लेकिन अगर आप ओवरऑल ग्राफ को देखो तो 2 या 3 साल पहले के कंपैरिजन में आज की डेट में देखो तो काफी ज्यादा बढ़े हुए हैं। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इनके नए वेंचर्स को देख के, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल है ओला इलेक्ट्रिक, जिसके स्कूटर्स जब लॉन्च हुए थे तो क्लासी और नेक्स्ट जेन जैसे वर्ड्स काफी ज्यादा यूज किए गए थे इनके लॉन्च पे। इंडिया में पहली बार लोग इतना ज्यादा क्रेज दिखा रहे थे, इंटरेस्ट दिखा रहे थे किसी भी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल की लॉन्च के लिए, और ये तब प्रूव हो गया जब प्री बुकिंग खुलते ही ओला इलेक्ट्रिक के पास 1100 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स आ गए। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कंसिडरिंग कि ओला के पास तब अपना स्कूटर रेडी भी नहीं था। अब असली प्रॉब्लम यहां से शुरू होती है। कंपनी ने अपनी डिलीवरीज का टाइम 1 महीने का दिया था, जिसको वो ऑब्वियसली फुलफिल नहीं कर पाए एंड देन डिलीवरी डेट्स को एक्सटेंड करने में लग गए। कंपनी के अकॉर्डिंग इसका बड़ा एक सिंपल सा रीजन था कि मार्केट में सेमीकंडक्टर चिप शॉर्टेज चल रही थी, जिसकी वजह से स्कूटर के अंदर जितने भी लग रहे चिप्स इंपोर्ट नहीं हो पा रहे थे एंड ये डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा था ओला की डिलीवरी डेट्स को। अब ऑब्वियसली कस्टमर्स अपनी डिलीवरी डेट से बिल्कुल भी खुश नहीं थे एंड जब उनको डिलीवरी हुए एटलीस्ट 2 महीने के बाद, तब भी इतने ज्यादा फॉल्टी प्रोडक्ट्स डिलीवर हुए कि ये कस्टमर का जो अंदर का आक्रोश था ये ट्विटर पे फूट के आया। एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो एक सॉफ्टवेयर बग की वजह से 65 ईयर ओल्ड एक मैन का एक्सीडेंट हो गया। किसी का स्कूटर रिवर्स गियर नहीं जा रहा था, किसी की डिलीवरी पे बहुत ज्यादा स्क्रैचेस थे एंड किसी का तो स्कूटर चल ही नहीं रहा था। यहां तक आते आते क्लासिक और नेक्स्ट जेन जैसे वर्ड्स की जगह पे डेंजरस एंड फॉल्टी वर्ड्स का यूज होना स्टार्ट हो गया ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के लिए। लेकिन चलो ठीक है, ओला के लिए भी पहला बिजनेस है तो यहाँ पे उनको थोड़ा सा लेवरेज दे देते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़े से हिट एंड ट्रायल्स होते हैं, कंपनी को सीखने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो अपने प्राइमरी बिजनेस ही भूल जाएं। अगर आप इनके सीईओ भावेश अग्रवाल के रीसेंट ट्वीट्स देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ओला कैब्स जैसी कोई कंपनी के बारे में कहीं कोई मेंशन ही नहीं होता। अब ओला ने पैंडेमिक के टाइम पे बेसिकली अपना जो कैब बिजनेस है उसको ऑटो पायलट मोड के ऊपर छोड़ दिया और अपना पूरा फोकस ईवी वाले बिजनेस के ऊपर लगा दिया। इससे समझ में आने लगा है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो रहे हैं। ओला के बहुत सारे ड्राइवर्स ने कंपनी छोड़ दी, जिसका डायरेक्ट इफेक्ट देखने को मिला रोड पे चल रही एक्टिव कैब्स की वैल्यू के ऊपर। अगर स्पेशली ड्राइवर्स को देखें तो 2017-18 में इतने सारे लोगों ने एज अ ड्राइवर ज्वाइन किया था ओला एंड उबर जैसी कंपनीज के अंदर कि उन्होंने अपनी डे जॉब्स को छोड़ के यहाँ पे ज्वाइनिंग करी थी। इतना ज्यादा इंसेंटिव दे रहे थे तब ये लोग। फिर आ गया पैंडेमिक, जिसके चलते ऑब्वियसली ड्राइवर्स को कोई काम नहीं मिल रहा था, लोग अपने घरों में कैद थे, कोई कैब से आना जाना चाहता नहीं था, ड्राइवर्स को काम नहीं मिल पाया एंड ऑब्वियसली इनकी हालत और ज्यादा खराब हो गई। ओला अपने ड्राइवर्स को एक स्टेबल इनकम प्रोवाइड नहीं कर पाया, क्योंकि रोडों पे राइड्स थी ही नहीं लॉकडाउन की वजह से। ड्राइवर्स को मजबूरी में काम छोड़ना पड़ा एंड इसका डायरेक्ट इफेक्ट दिखता है आज चल रही कैब्स के ऊपर। कैब्स की काफी ज्यादा शॉर्टेज हो गई है, कम कैब्स मतलब हाई प्राइसेस। सिंपल सी डिमांड एंड सप्लाई की इक्वेशन लगा लो। अब चलो फिर ओला की इस हालत के सबसे मेजर रीजन के बारे में बात करते हैं, इनके सीईओ हिमसेल्फ। अब सोर्सेज की माने तो भावेश अपने स्ट्रैटेजीज के अंदर बहुत ज्यादा अग्रेसिव हैं, बहुत पैसा इधर उधर खर्च करते हैं जो इनके प्राइमरी बिजनेस से कनेक्टेड भी नहीं है। ओला मनी, ओला फूड इनके एक प्राइम एग्जांपल्स हैं। शायद काफी सारे लोगों ने ये नाम सुना नहीं होगा, लेकिन उसमें आपकी गलती भी नहीं है, क्योंकि जो अच्छे प्रोडक्ट होते हैं वो मार्केट में शोर मचाते हैं, जो खराब प्रोडक्ट होते हैं वो शांत हो जाते हैं। आपको पता है 2015 में ओला ने एक ओला कैफे नाम की भी कंपनी खोली थी, जो सिर्फ 1 साल में बंद कर दी गई। फिर 2017 में इन्होंने फूड पैंडा नाम की कंपनी में 95% स्टेक खरीदा, 200 करोड़ रुपए की ये डील हुई। उसके बाद 1200 करोड़ रुपए और इन्वेस्ट किए। फिर फूड पैंडा ने होला शेफ नाम की कंपनी खरीदी और 2019 में दोनों ही कंपनीज बंद हो गई। मतलब अलग ही लेवल का मजाक चल रहा है यहाँ पे। फिर दिसंबर 2021 में जब एक नया क्रेज आया था ग्रोसरी डिलीवरीज का, तो ओला को ये भी काम करना था। ओला इसके अंदर कूद तो गए, लेकिन कूदने के बाद उनको रियलाइज हुआ कि ये जितना इजी दिखता है उतना इजी है नहीं। इस वजह से उनको 2000 लोगों को नौकरी से निकालना पड़ा। और फिर इतना काफी नहीं था तो एक ओला ने अपनी ओला कार्स नाम की भी एक कंपनी खड़ी करी, जिसमें वो ओल्ड कार्स की बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। इस ओला कार्स वाली कंपनी ने बहुत कोशिश करी अपने आप को प्रमोट करने की, लेकिन ऐसा कुछ लगता नहीं है कि इसका कुछ हो पाएगा, स्पेशली जब कस्टमर्स कंप्लेन कर रहे हैं हाई प्राइसेस एंड लो क्वालिटीज की। इसके चलते इन्होंने अपनी इस कंपनी का ऑपरेशंस जो है वो मेजर सिटीज के अंदर बंद करने का भी डिसीजन ले लिया है। इतने सारे खराब डिसीजंस की वजह से लिटरली ओला के हजारों करोड़ रुपए पानी में बह गए एंड जिससे कुछ एक्चुअल वैल्यू प्रोड्यूस हो भी नहीं पाई। आप सोच के देखो, अगर इतने सारे पैसे वो ओला कैब्स के बिजनेस को और ज्यादा इनोवेट और ज्यादा एक्सपैंड करने में लगा देते तो आज ओला कहां की कहां पहुंच जाती। सोर्सेज की माने तो ओला का हर जगह पे पैसे लगा जाना और मोस्टली सारी जगहों पे फ्लॉप हो जाना ओला के फेलियर का एक स्टेपिंग स्टोन बनता चला जा रहा है एंड इसका ब्लेम काफी हद तक भावेश अग्रवाल की अग्रेसिव स्ट्रैटेजीज पर है। ये काफी अच्छी चीज है कि उनको काफी सारी चीजों के अंदर अपॉर्चुनिटी दिख जाती है, लेकिन उसको वो ढंग से एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, यहाँ पे कहानी खराब हो जाती है। ठीक वैसे ही जैसे मैंने इस वीडियो के ऊपर मेहनत तो बहुत करी, लेकिन इसका एग्जीक्यूशन बता पाएगा कि सक्सेस मिली या नहीं। अगर मिली तो लाइक कर देना। खैर, भावेश का खराब एटीट्यूड इस चीज से भी पता चलता है कि ओला कंपनी के जो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं टॉप पोजीशंस पे, वो कंपनी छोड़ के भाग रहे हैं। शायद आप सोच रहे हो कि यार हम तो बंदे के पीछे ही पड़ गए हैं, मे बी कुछ और रीजंस हो, बट बिलीव मी मैं आपको एक एक करके और पॉइंट्स बताता हूँ। इन एग्जिट्स में से सबसे बड़ा नाम है ओला व्हीकल के कॉमर्स सीईओ अरुण सरदेसाई
देशमुख और चीफ ऑफ ग्रुप अमित अंचक का। अरुण बेसिकली ओला की इलेक्ट्रिक डिवीजन को संभालते थे एंड उन्होंने ये जॉब इसलिए रिजाइन करी क्योंकि उनके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर आया ड्यू टू द डिलेड डिलीवरीज एंड डिलीवरीज होने के बाद जो फॉल्टी प्रोडक्ट्स डिलीवर हुए उसकी वजह से। अब कंपनी के सीएफओ यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ही ये काम करते हैं। अब आप खुद ही सोच के देखो, इतनी बड़ी कंपनी के इतने मेजर 2 टॉप पोजीशंस क्या एक ही बंदा संभाल सकता है? अरे आप सोचने बैठ गए तो सिंपल सा बता देता हूं, नहीं संभाल सकता भाई। टॉप मैनेजमेंट वाले लोग किसी भी कंपनी की एक बैकबोन होते हैं। कोई भी कंपनी एक वन मैन आर्मी नहीं बन सकती एंड ये बात समझने में शायद भावेश थोड़ा सा लेट हो गए हैं। तो इन सबको ऐसा देख के लग रहा है कि देयर इज अ गुड चांस कि ओला की जो इलेक्ट्रिक वाली कंपनी है वो भी मार्केट शेयर में थोड़ा सा नीचे खिसक जाए। रिसेंटली ओकिनावा नाम की कंपनी ने भी इनको टेक ओवर कर लिया मार्केट सेल्स के एंगल में देखें तो। ओला की सेल्स रेगुलरली हर महीने ड्रॉप होती चली जा रही है एंड इसी हर महीने के अंदर इंडिया में एक नई ईवी कंपनी आगे खड़ी हो जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मे भी ओला को आगे जाके किसी और बड़ी कंपनी के साथ मर्ज कर लें या कोई बड़ी कंपनी इनको टेक ओवर कर ले या फिर ओवरऑल इनको कुछ सालों के बाद अपना बिजनेस वाइंड अप करना पड़ जाए। बिजनेस वाइंड अप से याद आया, अगर आपको ये जानना हो कि टाटा डोकोमो कैसे बंद हो गई तो ये वाली वीडियो देख सकते हो। एंड अगर आपको इंटरेस्ट हो कि एएमडी जो कि बैंकरप्सी की कगार पे आ गई थी वो कैसे दोबारा से खड़ी होकर आज सक्सेसफुल कंपनी बन गई तो ये वाली वीडियो देख सकते हो। आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो कि आपका क्या ओपिनियन है ओला के ऊपर। एंड ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे sarcastic, see ya।